अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज वन शॉट के अंदर जो है आप लोगों को पूरा चैप्टर 3 यार समझा देंगे। इतने बड़ा मसला नहीं है, वेक्टर्स है, फिज़िक्स वालों ने तो पढ़ा हुआ भी है, तो इंशाल्लाह आई होप सो के हो जाएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं बिल्कुल मुद्दे मुद्दे वाली बातें बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये एक चीज़ वेक्टर में याद रखना चाहिए कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेक्टर है ए बी, इसका मतलब है कि बी माइनस ए, ठीक है। ये एक चीज़ आपने याद रख ली। अब फॉर एग्जांपल वैसे मैं बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक वाई, एक जेड, ठीक है। क्योंकि अगर आप ग्राफ पे देखो ना, यूँ 3D होता है। ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है। अब एक पॉइंट यहाँ पर लाइन करिए, वो इसके साथ कितने उस पर है, मतलब कि ये डिपेंड करता है अभी इस वैल्यू का। फिर कंपोनेंट हो सकता है 2x, या और एक्स का यूनिट वेक्टर जो होता है ना, एक्स नहीं लिखा हुआ होगा, आई लिखा हुआ होगा, ठीक है। प्लस वाई का क्या है, जे, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है 3j, z का हो सकता है 4k, ठीक है। ये एक आपके पास इस तरह वेक्टर के बन होता है। अब बेसिकली वेक्टर से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड इस तरह की चीज़ें। मैं आप लोगों को बताता हूँ 3.1 में जो है ना सारे उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। ओवरऑल इंशाल्लाह यही आएंगे, इनको एक दफ़ा आप लोग सीख लो, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि x का यूनिट वेक्टर i है, y का j है, z का k है। अब अगर आता है, आपने प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स हैं, ये कोलीनियर है, कोलीनियर, ठीक है, कोलीनियर है, ये आपने प्रूव करना है। तो ये आप किस तरह करेंगे अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले कोलीनियर प्रूव होने का जो मैं बहुत से तरीके एक पता है क्या है, एक है कि अगर एक वेक्टर जो है ना किसी का स्केलर मल्टीपल आ जाए, यानी a इज़ इक्वल टू लेमडा बी, लेमडा कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 1, ठीक है, -1 कुछ भी हो सकता है। ये आ गया तो ये वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर है। लेकिन मैं आसान तरीन आप लोगों को बताऊं, 2 चैप्टर में भी यही है कि आपने प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। किस तरह, x1 y1 1 1 1 y3 y होता है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको बताया कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपके पास ये मेथड है। चीज़ अब और आपने याद रखनी है, इफ़ दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो पैरेलल भी हैं, देन दे आर पैरेलल, ठीक है, समझ लो। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो पैरेलल भी हैं, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो। हर कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होता है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर कोलिनियर नहीं होता। जिस तरह आपने पढ़ा था ना, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो उसी तरह वाला सीन है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब दरअसल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, थोड़ा बोल्ड करके लिखा हो सकता है, एरो लिखा हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह भी दिया होता है ABC, और इस तरह वेक्टर के इस तरह भी ना डिफरेंट शक्लें, ठीक है। मेन चीज़ क्या है आपने समझना है जनाब कि आपने जो है ना वेक्टर की कितनी डायमेंशंस होती हैं। सबसे पहले एक 2D वेक्टर होता है जिसकी 2 डायमेंशन होती है, x कंपोनेंट होता है और एक y कंपोनेंट होता है। एंड 3D वेक्टर क्या होगा, जिसके 3 होते हैं, ठीक है, z कंपोनेंट भी हो। और एक और वेक्टर होता है, उसे हम कहते हैं n डायमेंशन, जो चलता जाएगा n तक, ठीक है, ये n होता है। वैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पूरा चैप्टर को ही एंड करते हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब सबसे पहले ये जान ले पोजीशन वेक्टर क्या होता है। कुछ बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ए एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब इसका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये ओ है। सॉरी, ये समझे ना, यहाँ से है, मैंने थोड़ा ड्राइंग इसमें इतनी नहीं होती। तो ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का मतलब है ओ ए, क्या, ओ वे, ओरिजिन, और ये ए, मतलब ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों के इक्वल है। अब ये जो ओ ए वेक्टर मैंने आपको बताया कि, एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ समझाई कि जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर का मतलब है ए माइनस ओ, ठीक है, ए माइनस ओ, ये चीज़ है। ए वेक्टर जो था उसका क्या मतलब था, ओ ए, और ओ ए का क्या मतलब है, ए माइनस ओ, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया, ओरिजिन फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। ये चीज़ समझ आ गई। पोजीशन वेक्टर क्या है। अब मैग्नीट्यूड स्लैश लेंथ, ठीक है। जो लेंथ है ना एक वेक्टर की, वो क्या है, वो ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ पर आप देख लें, ये MCQ आ सकता है या वो सवाल भी दे सकते हैं, तो इस वजह से समझ लो बेसिक चीज़ें हैं। ये हम निकालते हैं मॉड से। मॉड पता है ना किस तरह, फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस
वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये समझ आ गया। इस तरह मॉड लेते हैं हम तो ये उसका जो है ना मैग्नीट्यूड या लेंथ निकल आता है। आई होप सो ये समझ आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है जनाब, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे अगर क्या है, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, कंपोनेंट भी सेम है। लेकिन अगर दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होंगे? नेगेटिव कब होंगे? ठीक है, इक्वल तो समझ आ गया, इक्वल है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। नेगेटिव तब होंगे जब डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट है इक्वल, तो ये हो गए नेगेटिव वेक्टर। ओके, अब इसमें जो नेगेटिव भी समझ आ गया। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? जो मतलब कि ना जब आपका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है वेक्टर का। ठीक है, तो ये होता है ज़ीरो का वेक्टर। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये समझ आ गया, इसको हम ज़ीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। वैसे मैं सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है ना, इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? यूनिट वेक्टर को सबसे पहले आप लोग बताते हैं इस साइन से। ये ऊपर किस तरफ ना इस तरह एक बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ओके, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वैल्यू 1 के। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? आई होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है एक पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। इस पैरेलल होने के लिए एक वेक्टर को ना दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेमडा भी। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, यहाँ पर क्या है, दो केसेस है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू लेमडा बी। अब ये कैसे होगा? अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या है आपके पास कि ए जो लेमडा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर की बात करें, पैरेलल वेक्टर की बात करें। फॉर एग्जांपल ए जो था ना वो 6i + 3j था। बी जो है ना वो किसके इक्वल है? आपके पास 2i + j। ठीक है, अब जब आप लेंगे ना मतलब कि इसको वो करेंगे तो बेसिकली आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास a इज़ इक्वल टू 3 और फिर जो है ना, क्योंकि देखें a किसके इक्वल है? a में से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा? 2i और इधर से भी 3 कॉमन आ गया +j। ठीक है, तो अब इस 2i + j के पीछे जगह में क्या लिख दूँ? b वेक्टर। तो देखें a वेक्टर किसके इक्वल आया? 3b के। ठीक है, 3 इधर क्या है? लेमडा। ठीक है, कोई भी स्केलर मल्टीपल, स्केलर क्या होता है? जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ये तो वैल्यू नंबर ही होता है ना, मैंने फिजिक्स वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 3b आ गया। अब ये जो है 3, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव थोड़ी है। ठीक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल है। एंड फॉर एग्जांपल आप इसी तरह करते हो एंड आंसर आ जाता है -3, इसका मतलब है ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी? होप सो आ गई हो, इतना इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ईजी चैप्टर है। ठीक है, आई होप सो ये समझ आ गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल दो चीज़ें देख लें कि वेक्टर्स जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक 90 का एंगल होता है। वेक्टर की क्या कंडीशन है बनाने के लिए? तो इसमें बेसिकली सिर्फ लगेगा पाइथागोरस। 3 वेक्टर दिए हो सकते हैं, ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है। अब इसमें जो कंडीशन लगेगी वो होगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी के मॉड के स्क्वायर। ठीक है, इनका जो है ना मैग्नीट्यूड के स्क्वायर तीसरे के इक्वल हो, यानी वो होता था ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस एरिया, जो भी है। ठीक है, इस तरह का कुछ आपने करना है तो आपके पास हो जाएगा। मतलब बेसिकली उसे प्रूव करना है, ये हाइपोटेन्यूज होगा सी आपका। ठीक है, तो पाइथागोरस से प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह प्रूव करोगे? इसका होगा a का मॉड इज़ इक्वल टू b का मॉड इज़ इक्वल टू c का मॉड, कि तीनों साइडें बराबर हैं, a b c बराबर है। ठीक है, या इनके मॉड के स्क्वायर भी बराबर है। ओके, ये इक्विलेटरल की वो होगी आपके पास। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जनाब आपको लीनियर पॉइंट्स और वेक्टर्स। ठीक है, ये समझ लें क्योंकि ये आ जाता है कि आप प्रूव करें ये कोलिनियर है, कोप्लानर है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट माल जो है ना आपका निकल आता है। तो आपने जो है ना इसको ज़रा लाजमी देखना है। एक सेकंड रुकें ज़रा, मैं आपका लेक्चर जो है ना वो एक सेकंड।
खैर वेर बैक एवरीवन, और यहाँ तक आई होप्स आप लोगों को समझ आ गया। कोलिनियर पॉइंट्स का देखते हैं। कोलिनियर क्या, फॉर एग्जांपल ये ए एक लाइन में बनाता हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं बी और ए, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स तब कोलिनियर होते हैं अगर वो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी यहाँ पर कोलिनियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जब प्रूव करना है तो चेक करना है, अगेन मैं एक ही मेथड बताऊँ, बहुत से मेथड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, स्लोप वाला मेथड है, वो सम ऑफ साइड्स वाला मेथड है, पाइथागोरस वाला, लेकिन बेस्ट जो है मैं अगेन बताऊँगा डिटर्मिनेंट वाला, x1 y1 1 1 1 y2 सॉरी y3 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर जो है ना वो इजी सीन है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पर आपको जो है ना समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम 3.1 का एक क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्सेप्ट के लिए। हम यहाँ पर देखें कि इसमें आपने ना फाइंड करना है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर तो 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनके यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो ए का जो यूनिट वेक्टर है और बी का ये इक्वल होगा। और अगर ए यूनिट वेक्टर जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बी के, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका भी यूनिट वेक्टर जो है ना वो भी ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जो है ना समझ आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएँ तो इसमें एक न्यू चीज़ है, इंटरनली और एक्सटर्नली वाला, कि आपने वो प्रूफ करना है। ये इंपॉर्टेंट है, 3.1 में से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ना आपने जो है वो शो करना है कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली वाला सारा कुछ वही है, सिर्फ एक फार्मूला आपने पुट करना है। अब इंटरनल का, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल का, इंटरनल का जो फार्मूला है ना जनाब, पूरी 3.1 देखें मैंने 12 मिनट में आपके आगे समअप कर दिया। इसका फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू NA प्लस MB, ठीक है, M है सॉरी, ये डिवाइडेड बाय N प्लस M। ये क्या है, R इज़ इक्वल टू NA माइनस MB डिवाइडेड बाय N माइनस M, ठीक है। ये आपको समझ आ गई, सिंपल सारा कुछ वही है, प्लस माइनस का फ़र्क है। एक्सटर्नली है तो माइनस है। एंड अब फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक है 3 और 2, एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, इस तरह गिवन होगा। अब बेसिकली जो आपने करना है वो क्या है जनाब, देखें अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, M आता है, MNOP होता है, ठीक है, M आता है और N आता है। तो M की वैल्यू 3 है, इसकी वो है। वेक्टर्स आपको गिवन होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे ना, वेक्टर A और B गिवन है, N और M इस तरह निकालने, उन्होंने आपको रेशो दी होगी, ठीक है। तो ये MCQ में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है 3.1 में से, इसको आप लोगों ने देख लेना है। होप सो समझ आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। आगे तो बहुत आसान है, यही थोड़ी सी जो है ना वो लेंथी थी, बाकी जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 3.2 सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज़ इक्वल टू AB कॉस थीटा, ठीक है, ये आपने निकाला, ठीक है, A का मॉड, B का मॉड और कॉस थीटा, ठीक है। इसी में से जब एंगल का आएगा तो इसी फार्मूले में से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाली चीज़ इस साइड पे ले जाए तो कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय A मॉड B मॉड, ठीक है, ये आ गया। एंड अगर सिर्फ थीटा निकालना है तो कॉस को इस साइड पे ले जाएं आप, ओहो सॉरी, तो वैसे समझाने के लिए कि फिर इधर कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल समझ आ गया, डॉट प्रोडक्ट सिंपल ही है, डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है ना तो इस तरीके से लेना है, ओके। तो आई होप सो यहाँ पर समझ आ गया होगा। एंड एक और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि कॉस नेगेटिव नहीं होता, कॉस अपना माइनस को खा जाता है, ठीक है। इसमें अगर माइनस आता है तो खा जाता है। एंड साइन जो है, साइन अगर माइनस थीटा आता है तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, साइन स्टार्ट में ले आता है माइनस को, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखनी, ट्रिग्नोमेट्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं, और क्या है इसमें जनाब, इसमें आपने जो कॉस वाला है ना, आपने 2 चीज़ें करनी है। परपेंडिकुलर जब होता है ना, परपेंडिकुलर कोई वेक्टर्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब है कि थीटा जो है वो 90 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कॉस 91 होता है, ओके, समझ आ गई। तो जब वेक्टर्स वो होंगे परपेंडिकुलर, आपने समझ जाना है कि जनाब यहाँ पर बात हो रही है थीटा इज़ इक्वल टू 90 की।
ठीक है। आई होप सो यहाँ पर समझ आ गया होगा। एंड जब थीटा 90 होगा तो फॉर एग्जांपल ए डॉट बी है ना, नहीं कॉस 90 ज़ीरो होता है, सॉरी, ठीक है, 1 नहीं होता। थीटा जब 90 होगा ए डॉट बी, ए बी कॉस 90 होता है ज़ीरो के इक्वल। ये मल्टीप्लाई होके ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब आपने चेक करना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, कॉस 0 पे 1 होता है, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस 0, ये किसके इक्वल आ गया 1 के, पीछे बचा ए बी, ठीक है, ए डॉट बी, ए का मॉड सॉरी बी का मॉड, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम भी समझ आ गया आपको, आई होप सो आ गया हो। अब ठीक है, अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर दोनों वेक्टर जो है ना बराबर हैं, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी है, तो आप लिख सकते हैं कि ए डॉट ए, क्योंकि बी भी किसके इक्वल है, ए के, तो ए डॉट ए लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। इनके दरमियान में एंगल 0 है, तो ये क्या बन गया, कॉस 0 1 होता है, तो पीछे बच गया ए डॉट ए, ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, मॉड का स्क्वायर, सॉरी ये मॉड है। तो आई होप सो समझ आ गया कि ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए का मॉड का स्क्वायर। जनाब अब इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस वाला भी एक क्वेश्चन है कि अगर जो है ना आपके पास अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स हैं, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स हैं नॉन ज़ीरो वेक्टर ए के, तो फिर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा होंगे आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो कॉस अल्फ़ा होगा ना आपके पास वो होगा x डिवाइडेड बाय a का मॉड, कॉस बीटा होगा y डिवाइडेड बाय a का मॉड। अगर एक वेक्टर a के ये जो है ना है a वेक्टर के लिए, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो a लिखा है, और कॉस गैमा जो होगा वो z कंपोनेंट का है, ठीक है, कॉस गैमा इज़ इक्वल टू z डिवाइडेड बाय, नहीं हाँ z डिवाइडेड बाय a का मॉड। ओके, समझ आ गया डायरेक्शन कोसाइंस, आई होप सो यहाँ पर समझ आ गया होगा। दूसरा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखनी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज़ भी हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं, उस पर फ़ायदा नहीं है। एंगल्स का भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या, फाइंड द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन आपने यहाँ पर याद रखना है। फॉर एग्जांपल है कि ए अलोंग बी, तो अब ये याद रखना है कि जो अलोंग के बाद वाला है ना उसका यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ बी के यूनिट वेक्टर, तो बी का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मॉड, तो इसकी जगह ये पुट कर दूँ तो ये क्या बन गया, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मॉड। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, यहाँ से निकलेगा। ओके, आई होप से समझ आ गया होगा। अब आता है जी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें जो है आपने अब जो है ना एक चीज़ याद रखनी है, मैंने फ़िज़िक्स में भी बताया था, एक टेबल है आई जे के, ठीक है। इसमें आपने ये याद रखना है कि आई क्रॉस आई 0 होगा, जो भी सेम होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि क्यों, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता था, तो ये जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेम के साथ जे होगा, और जब भी मतलब कि आई क्रॉस जे है, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे है, तो आंसर क्या आएगा, के, जे क्रॉस के, आंसर क्या आएगा, आई, के क्रॉस आई, आंसर क्या आएगा, जे। अब इसका इन्वर्स करें, ऑपोजिट करें, जे क्रॉस आई कर लें, पीछे आएगा के, जे क्रॉस आई पीछे आएगा के, लेकिन अब आप ऑपोजिट आए हो तो माइनस आएगा। सिमिलरली आई क्रॉस ए माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप सो ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो ए क्रॉस बी का मॉड है ना, ये याद रखना कि ये एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम के इक्वल है, ठीक है, ये याद रखना है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालने को कहते हैं आपने ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। एंड इसके साथ अगर 1/2 लगा दूँ, क्या लगा दूँ 1/2, तो ये अब क्या बन जाएगा जनाब, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप से समझ आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, और जब दो वेक्टर्स जो है ना वो पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आंसर 0 आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और अगर दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल थे ना तो आंसर मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। इसमें क्यों, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी समझ आ गया। अब जो है रह गया है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कुछ एक मैं बता देता हूँ। पहला है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ए इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एंड अब अगर मैं कर दूँ ए प्लस बी क्रॉस सी, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था, मैंने बता भी दिया, कुछ छोड़ रहे नहीं है, ठीक है। अब एक है मोमेंट वाला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ आर्म, टॉर्क, ठीक है। इसके लिए एक यूँ डायग्राम सी है, ठीक है। एंड इसमें एक है पॉइंट यहाँ से यहाँ पर एंड यहाँ पर, कहते हैं जी मोमेंट कैलकुलेट करें। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, ये a है, ये p है। अब जो आपके पास जनाब यहाँ पर है ना फार्मूला, वो है मोमेंट इज़ इक्वल टू ए पी क्रॉस एफ, ठीक है, ए पी क्रॉस एफ जो है ना ये है, ठीक है, एफ का यूनिट, ठीक है। अब ए पी की जगह हम क्या डाल देंगे, आर, और इधर क्या है, एफ। तो ये आपके पास मोमेंट का फार्मूला है, ठीक है। ये आ जाता है कि कैलकुलेट द टॉर्क, कैलकुलेट द वर्क, ये इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट एक तो मैंने आपको ये बताया जिस तरह वो फार्मूले में, एक और तरीका भी आ जाता है कि कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब उसको आप किस तरह करोगे कि वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है, उसका भी मेथड डिटर्मिनेंट वाला, ऐसे ऐसे डिटर्मिनेंट बनाया आपने i j k, ठीक है। अब इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड अगर c1 वगैरह हो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, वैसे a क्रॉस b में नहीं आएगा, ठीक है, वो स्केलर ट्रिपल आर, ठीक है। तो ये इसका मेथड वाला आ गया कि आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इस तरह कर ले। इसको आप जब एक्सपेंशन करेंगे, आपको पता है ना, जिस तरह से भी एक्सपेंशन करें आपके पास एक फाइनल वेक्टर आ जाएगा, ओके। आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसका भी फार्मूला जो है वो उसी फार्मूले से ए क्रॉस बी वाले से बन जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए और बी, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। समझ गए? आई होप सो आ गया होगी समझ। अब आते हैं फाइनल पे, एंड इस पे जो है हम आपका चैप्टर एंड करेंगे। तो बस इतना सही था आपका चैप्टर, एंड आई थिंक के हमें अभी 23 मिनट हुए आधे घंटे के अंदर। सबसे पहले याद रखें इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा जनाब आला, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए डॉट बी क्रॉस, ये वैसे भी ना ऐसे आप इसका लेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम एक आसान तरीका इसका देखेंगे जो बुक में भी गिवन है। वैसे एक MCQ के लेकर पूछा जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट। एंड ये इंटरचेंजेबल भी है, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी डॉट सी बी सेम आंसर देगा, ठीक है, लेकिन हमेशा पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आई होप सो यहाँ पर समझ आ गया। स्केलर ट्रिपल से अभी निकाल के मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल से ही इसका पहले मेथड देख लें, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब है एक डिटर्मिनेंट आपको आते हैं, आपके लिए चैप्टर हलवा है, A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 B2 B3, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ओके। ये आपके पास, इसको आप खोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, इसको रिप्रेजेंट इस तरह भी किया जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए बी सी को इस तरह बंद करते हैं एंड इनके ऊपर जो है ना वेक्टर वाला साइन, ये भी मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। अब हो सकता है वो कहें दिस इज़ इक्वल टू 6, इसका मतलब है कि इस साइड को छोड़ें आप, ये जो चीज़ है ये 6 के इक्वल है, यहाँ आप 6 इज़ इक्वल टू डाल देंगे।
अब जो भी एक्सपेंशन आई फिर वो समझ रहे हो ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा आ गया, कुछ भी आ गया वो इसमें से आएगा इस तरह, ठीक है। तो इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ आ गई होगी। एंड ये मैंने मिटा दिया गलती से, मैं अब आपको अब सिर्फ 2 चीज़ें रहेगी इसमें याद रखना है। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना अगर कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया A क्रॉस B डॉट C है, ठीक है, या A डॉट B क्रॉस C है। पहले हम कौन सा लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल कोई भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल है, मतलब वो पैरेलल में मैंने बताया ना साइन 0 पे 0 है, तो ये तो हो गया 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, तो उसका आंसर ही 0 आएगा भाई, सिंपल बात है। 2 अगर वेक्टर पैरेलल है तो स्केलर ट्रिपल की जो वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, आपके चैप्टर में एंड में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखें कि A डॉट B क्रॉस C, ये जो भी आपने निकाला वो डिटर्मिनेंट, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड के इक्वल है, ठीक है। पैरेलल पाइप्ड है, पैरेललो पाइप्ड है, इसको स्पेलिंग देख लेना, लेकिन ये इसके इक्वल है। एंड अगर आप इसके साथ 1/6 लगा देते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के इक्वल है। आपको आ जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रॉन, उसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C, अभी मैंने स्केलर बना के दिखाया था ना, A1 B1 C1, ठीक है, इस तरह A2 2 2 3 3 3 सारा का वो कैलकुलेट करें, एंड में सिर्फ 6 से डिवाइड कर दे उस आंसर को, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ गया। एंड अगर आपके पास आ गया पैरेलल पाइप का कैलकुलेट करें तो सिर्फ आपने ये निकालना है, आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इतना सा था सिर्फ, ठीक है। सिर्फ एक आखिरी चीज़ है को प्लानर, एंड आपका चैप्टर ख़त्म है। को प्लानर का मतलब है जनाब कि अगर 3 वेक्टर सेम प्लेन पर लाए करते हैं तो वो को प्लानर है। और कंडीशन के वेक्टर को प्लानर है वो किस तरह चेक होती है कि अगर A डॉट B क्रॉस C 0 के इक्वल, यानी इनका डिटर्मिनेंट आपने लिया है 0 का मतलब है, इसका मतलब है को प्लानर। इसका मतलब क्या है? ये को प्लानर है, इतनी सी बात। आई होप सो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल होता है तो बताएं। हमने 27 मिनट के अंदर अंदर इतना मुश्किल चैप्टर जो है जो आप लोगों ने बनाया हुआ था उसको रैप अप कर दिया। तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। बाकी आप इसके MCQs वगैरह देख सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू लेटर।